विपक्ष का सबसे बेहतरीन टॉपिक है ईवीएम हैकिंग को लेकर के। आज मैं ईवीएम हैकिंग की आप सबके सामने बात रखूंगा। कई सारे लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी ईवीएम को हैक करती है, चुनाव जीत जाती है, फलाना ढिमकाना। क्या सच्चाई है इसके अंदर? इलेक्शन कमीशन को कुछ मैं सजेशन देना चाहता हूं। अगर ये सजेशन इलेक्शन कमीशन अगर इस टाइम पर अगर ठप्पा लगा देगी तो सोचिए दोस्त, ये अब क्रांति देश के अंदर आ जाएगी। 3 सजेशंस मैं देने वाला हूं वीडियो के अंत में, लेकिन फिलहाल मैं आपको ईवीएम को लेकर सारी बात बताना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन को लेकर के कई बार हम सभी ने, आप सभी ने कई बार ऐसा रुख देखा है कि हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो शायद दबाव में काम करती है। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन हमें लगातार सवाल उठाते रहना है। और इसी सवाल के उठाने की प्रक्रिया में मैं आपसे कुछ बातें रखना चाहता हूं। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अभी त्रिपुरा में एक चुनाव होने वाले हैं। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। अमूमन हर चुनाव से पहले ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब इस स्टेटमेंट की पड़ताल हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी त्रिपुरा में सिविक पोल्स होने वाले हैं, स्क्रीनशॉट देखिए। टीएमसी की सुष्मिता देव हैं, उन्होंने आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उन्होंने बोला है कि जो बीजेपी है ना, वो चुनाव जीतने जा रही है, और वो जो चुनाव जीतेगी ना, वो बूथ कैप्चर करने की वजह से जीतेगी। और बूथ कैप्चर किया नहीं किया वो सीसीटीवी से पता चलता है। सीसीटीवी इलेक्शन कमीशन तो लगवा नहीं रहा है, और साथ ही वीवीपैट को भी अब इलेक्शन कमीशन त्रिपुरा के इलेक्शन में नहीं लगा रहा है। तो समस्या वाली बात तो यह है कि अब बीजेपी चुनाव जीतेगी, बूथ कैप्चर करेगी, रिकॉर्डिंग किसी के पास कुछ होगी नहीं, तो इलेक्शन कमीशन अगर चुनाव को निरस्त करेगा भी तो किस बेसिस पे करेगा? तो यह बहुत बड़ा खेल चल रहा है। यह आरोप लगा रही है मैडम। ऐसे आरोप लगातार कई बार कई सारे इलेक्शन में मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज लगाती हैं। फिलहाल हम एक बात करना चाहते हैं, बहुत सिंपल सी बात करेंगे। फिलहाल ईवीएम की बात करेंगे। ईवीएम से पहले अभी जो इलेक्शन कमीशन जो नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उस नए प्रोजेक्ट में अगर इन चीजों की मेरी मांगों को अगर वो डाल देता है तो बेहतर वाली बात यह है कि देश के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। दोस्त, एक बात है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज हर बार ये कहती हैं कि देखिए जो चुनाव आयोग है ना, ये थोड़ा सा निष्पक्ष नहीं है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। दूसरी बात, ईवीएम को हैक किया जाता है। अब आप समझ रहे हो कितना बड़ा ये आक्षेप लगा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग जाते हैं, वोट डालते हैं। आप एक बात मानिए, अगर आपको पता है कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है और हैक करने के बाद आपकी हार हो रही है, तो सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के चुनाव को बॉयकॉट क्यों नहीं कर देती हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे? सिंपल सी बात है। लेकिन ये चुनाव को बॉयकॉट नहीं करते। इसके पीछे कहानी मैं आपको समझाऊंगा, स्ट्रेटेजी क्या है। इन सब की बकवासों को बंद करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। और ऐसा नहीं कि ईवीएम हैक नहीं होती है, ईवीएम हैक होती हैं। 2 तरीके से होती हैं, एक वायर्ड और एक होता है आपका वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑनलाइन, ऑफलाइन। उस तरीके से हैक होती हैं, विदेशों में हैक हुई हैं। लेकिन भारत में क्या समस्या हो सकती है ऐसी? ये थोड़ी खुले दिमाग से सोचने की आवश्यकता आज आपको है। फिलहाल मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने एक नाम सुना होगा, प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब यह है कि मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के वोट दे सकता है। अब तक चुनाव में क्या होता था ना, देखो ये होता था, प्रॉक्सी वोट वो दे सकता था। जैसे कोई व्यक्ति रॉ में काम कर रहा है या फिर कोई व्यक्ति सेना में काम कर रहा है, वो अपने काम की वजह से वो अपने राज्य में या फिर अपने उस क्षेत्र में नहीं आ सकता है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो डीएम से वो एक लिखित में परमिशन लेगा कि मैं नहीं आ सकता हूं, और मेरी जगह कर मेरे बाबूजी वो मेरा वोट डाल देंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना, बाबूजी वोट डाल देते थे। अब वोट अपना आईडी कार्ड लेकर जाएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किया गया वो लेटर लेकर जाएंगे और उसको दिखाएंगे, तब जाकर के वो अपने बेटे का, अपनी बेटी का भी, जिसका भी वोट वो आसानी से डाल सकता है। इस होता है प्रॉक्सी वोटिंग। चुनाव आयोग अब इस परियोजना पे काम कर रहा है, रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, देखो लाखों लोग हैं जो अपने काम धंधे की तलाश से बाहर जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग सांसद विधायक के चुनाव में वोट डालने के लिए अपने गांव लौटने को मजबूर होते हैं। अब इस रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद वोटर किसी भी मतदान केंद्र पर वोट डाल सकेगा। इसके साथ ही विदेश में रह रहे मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट शुरू करने की संभावना पर कानून मंत्रालय फिलहाल अभी चर्चा कर रहा है। रिमोट वोटिंग हो जाएगी, आप कहीं पर भी हो, आप जाइए वोट डालिए और आपका रजिस्टर्ड वोट हो जाएगा। अब लेकिन अब इसमें एक बात है, इसमें साफ तौर पे कहा गया है, द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि सरकारी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रवासी आबादी का आंकड़ा उपलब्ध होने के आधार पर भविष्य में जो रिमोट वोटिंग मशीन पर अलग अलग जगहों पर रख दी जाएगी, जिसकी मदद से अपने निर्वाचन क्षेत्र में ना रहने की दशा में भी लोग अपना वोट बहुत ही आसानी से डाल सकेंगे। अभी इस पे काम चल रहा है, सारी विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना जरूरी है, तब जाकर इस पे सहमति बनेगी और इस रिमोट प्रोजेक्ट का कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आने वाला वक्त ही मुझे बताएगा। लेकिन सवाल हमेशा ईवीएम पर रखा रहता है, तो मैं आपको पूरी थोड़ी सी डिटेलिंग कर देता हूं कि ईवीएम होता क्या है, कैसे ये काम करती है और हैक करने के क्या क्या तरीके हैं और मेरे क्या सजेशंस हैं।
ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ईवीएम हैक नहीं हुई है। कई देशों में ईवीएम को हैक किया गया है, वोटर के वोट्स को बदला गया है, उनकी जानकारियों को निकाला गया है, परिणाम पूरी तरह से बदल दिए हैं, सरकार बदली जा चुकी है, यह हुआ है। इसी को लेकर सब आशंकित हो जाते हैं और फिर वही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि इतना विरोध होने के बाद भी सरकार क्यों जीत जाती है। लेकिन माइन्यूट डिटेल्स में हम लोग नहीं जाते क्योंकि टाइम ही किसी के पास नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, बाहर इस्तेमाल होने वाली जो ईवीएम है वो ऑनलाइन कनेक्ट होती है, जो भारत में ईवीएम इस्तेमाल होती है वो ऑफलाइन कनेक्ट होती है। इसीलिए ऑनलाइन कनेक्ट ना होने के कारण इसमें छेड़छाड़ की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है, लेकिन संभावनाएं बनी रहती हैं। ईवीएम कैसे काम करती है वो बताऊं, उससे पहले छोटी सी जानकारी आप समझ लीजिए कि ईवीएम की खोज की गई थी हनीफा के द्वारा 1980 में। ईवीएम मशीन एक बार में 3840 वोटों को ही स्टोर कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे तो सिर्फ एक ही मशीन में कर पाए और कुछ ही वोटों के साथ कर पाए। इसीलिए बहुत ही कम नंबर में देखा होगा ना आपने कि रुझान आने शुरू हो गए हैं, इस सीट पर ये आगे चल रहे हैं, तो मतलब वही है। ये 3840 एक बड़ी सी जो मशीन होती है, उस मशीन में से 3840 ही वोट निकलते हैं। ऐसी कई सारी मशीनें होती हैं, सबको काउंट किया जाता है, तब जाकर नतीजे निकल के आते हैं। इसलिए सुबह से शुरू होती है और शाम तक निकल के आ पाती है, तो ये बात आपको पता है। पहली बार इसका जब ट्रायल किया गया था वो 1982 में किया गया था, ये सफल हुआ था केरला में। उसके बाद 1998 में राजस्थान की विधानसभा में इसका इस्तेमाल हुआ, ये फिर सफल साबित हुआ। और 2004 से फिर लोकसभा चुनाव, जिसको आप आम चुनाव कहते हैं, जनरल असेंबली इलेक्शन कहते हैं, उसमें शुरू हुआ था ईवीएम का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद। अब ईवीएम कैसे काम करती है ये मैं आपको समझाता हूं। ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक वैलिड यूनिट होती है और 5 मीटर की केबल लगी होती है। मशीन को चलाने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसकी कंट्रोल यूनिट वोटिंग ऑफिसर के पास होती है और वोटर्स को वोट डालने के लिए एक वैलिड यूनिट दी जाती है। आपके वोट डालने के बाद वोटिंग अफसर जब तक कंट्रोल यूनिट से वैलिड बटन को प्रेस नहीं करेगा, वोटर वैलिड यूनिट से वोट नहीं डाल सकते हैं। एक वोटर सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है। एक बार वोट डल जाने के बाद वोटर चाहे जितने भी बटन दबाए, कुछ नहीं होने वाला है। वोटर को पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के आगे दिया गया बटन दबाना होता है और एक वोट डलते ही मशीन पूर्ण रूप से लॉक हो जाती है। इसके बाद मशीन नए वैलिड नंबर से खुलती है। वैलिड यूनिट तब तक काम में नहीं लाई जा सकती जब तक वोटिंग अफसर इसके लिए परमिशन ना दे दे। अब ईवीएम को दो तरीके से हैक कर सकते हैं, एक वायर्ड हैकिंग होती है और एक वायरलेस हैकिंग होती है। देखिए, वायर्ड हैकिंग का मतलब यह है कि आपको उस डिवाइस को कनेक्ट करना होगा जो ईवीएम की भाषा में ही उसको समझा सके कि भाई अब आपको ये तब्दीलियां करनी है और इस कैंडिडेट को आपको जिताना है। आप डिवाइस लाएंगे, ईवीएम में कनेक्ट करेंगे और आप छेड़छाड़ करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन भारत की ईवीएम मैंने आपको बताया कुछ उस तरह से डिजाइन की गई है कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाने की कोशिश की, मशीन लॉक, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। और दूसरा तरीका है वायरलेस हैकिंग से। अब देखिए, चुनाव आयोग ये नहीं कहता है कि इस तरीके से हैकिंग कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन वायर्ड तरीके में साफ तौर पे कहा गया है और वायरलेस तरीके में हैकिंग होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं, यानी गुंजाइश फिर भी रहती है। तो लेकिन चुनाव आयोग जो कहता है वो ये कहता है कि चुनाव आयोग के हिसाब से वायरलेस तरीके से ईवीएम हैक होने के चांसेस उसके हिसाब से ना के बराबर हैं। ईवीएम में कोई रेडियो रिसीवर नहीं दिया गया है। हालिया चुनावों में उपयोग में लाई जाने वाली मशीनें वीवीपैट युक्त होती हैं और किसी भी छेड़छाड़ में ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। इन मशीनों में चिप या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन की हैक करने की संभावनाएं कैसी हैं, कितनी हैं, यह भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, भारत के अंदर दो ही कंपनियां हैं जो इस ईवीएम को बनाती हैं। दो सरकारी कंपनियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वोटिंग मशीन बनाती है। ईवीएम मशीन माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनियों के पास से पहले इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डाला जाता है। एक्सपर्ट्स की पूरी निगरानी में सॉफ्टवेयर की जांच होती है। मशीन बनाने के स्तर पर गड़बड़ी अगर होती है, जब ईवीएम में पहले से ही गलत प्रोग्रामिंग कर दी जाए, जिसकी संभावना काफी कम दिखाई देती है, क्योंकि कौन सी मशीन कौन से इलाके में भेजी जाती है और उम्मीदवार का नाम किस क्रम में होगा, यह पहले से तय नहीं होता है। वही अब ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा जाने लगा है, जिससे वोटर ने अपना वोट कहां दिया है अब वो इसको साफ तौर पे जान सकता है। लेकिन कुछ अभी सजेशंस काफी बाकी है जो इलेक्शन कमीशन को कर देने चाहिए। और अगर जो इंसान जो जनता को गुमराह कर रहा है, अब उसकी खाट खड़ी कर देनी चाहिए।
यहां पर सजेशंस की बात कर लेते हैं। पहला सजेशन मेरा नोटा के लिए है। देखो अभी क्या होता है कि अगर आप ABCDEFGHIJKLMNOP जिस भी कैंडिडेट को आप वोट नहीं डालना चाहते हैं, आप नोटा डाल के आ जाते हैं, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस, उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं हमारे ऊपर। सिंपल सी बात यह है। देखो मैं आप एग्जांपल दूं, जैसे टोटल 100 वोट हैं, वो ABCD 4 कैंडिडेट हैं, इन पे डिवाइड होते हैं और एक नोटा है। कैंडिडेट ए को मिले 30 वोट, बी को मिले 20, सी को मिले 10, डी को मिले 15 और नोटा को मिले 35 वोट। आज की प्रक्रिया के हिसाब से क्या होगा, कैंडिडेट ए को माना जाएगा विनर और यही आप पे राज करेगा। लेकिन चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, अब ऐसी परिस्थिति बनने पर जहां नोटा सबसे ज्यादा हो जाता है, उस इलाके का जो इलेक्शन है उसको कैंसिल कर देना चाहिए। उन जो खड़े हुए 4 कैंडिडेट हैं उन सबको परमानेंट बैन कर देना चाहिए और आने वाले वक्त में बाईपोल इलेक्शन जो 6 महीने के अंदर होते हैं उसमें कहा जाए कि दोबारा चुनाव होगा, लड़िए और अपना चुनाव जीतिए और पब्लिक की सेवा कीजिए। पहला ही चेंज होना चाहिए। दूसरी सजेशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं हारने के बाद कि भैया ईवीएम को हैक कर लिया गया है, आप एक मुझे बताइए, लगातार हर चुनाव के बाद कहा जाता है, तो आप सारे विपक्ष मिलकर के पूरे चुनाव को बॉयकॉट क्यों नहीं कर देते हैं? आप सब मिलकर लड़ तो लेते हैं, लेकिन बॉयकॉट मिल करके क्यों नहीं करते हैं? आप जब जीत जाते हैं तो ईवीएम की जय जयकार करते हैं, जब हार जाते हैं तो आप ईवीएम को गालियां देना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात बनेगी, बात पचती भी नहीं है। पहली बात, आप बॉयकॉट करेंगे, पब्लिक को समझ में भी आएगा, पब्लिक को बरगलाइए मत। तीसरी बात, या इलेक्शन कमीशन को एक वीवीपैट को लेकर सजेशन देना चाहता हूं। फिलहाल हमें क्या है ना, वीवीपैट की व्यवस्था है। अभी आप जाते हैं ईवीएम में वोट डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में वोट डाला, एक पर्ची निकल के सामने आती है ना, वो पर्ची फिर एक डब्बे के अंदर जब चली जाती है, वो कंफर्म करती है कि आपने जिसको वोट डाला है वो वोट उसी पार्टी को गया है। ये आप देख लेते हैं ना, ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है। 2013 में शायद इसकी शुरुआत हुई थी वीवीपैट की, सितंबर में, ये बात आपको याद होगी। तो इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन ने एक चीज कर रखी है कि भैया हम 5% वोटिंग का तो मिलान करेंगे और बाकी का हम मान लेंगे कि बाकी सब कुछ सही है। लेकिन है, इलेक्शन कमीशन गलती कर रहा है यहाँ पर ना। ये 5% का जो क्राइटेरिया है ना, इसको वॉलेटाइल रखना चाहिए। किसी इलाके में 1% हो, किसी इलाके में 2% हो, किसी इलाके में 15, 25, 35 तक भी जाए, 40% तक भी जाए, ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और जो गड़बड़ी की जो संभावना है वो लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन 5% में गड़बड़ी की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है, अगर गड़बड़ी करने की भी अगर और कोई लूप होल इन्होंने निकाल लिया हो तो। ये इससे शायद और ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम के अंदर आएगी। चौथी बात, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, ये जितने भी असंतुष्ट कैंडिडेट हैं वो ये कहते हैं कि भाई चुनाव हम हार चुके हैं और इसमें क्योंकि ईवीएम को हैक किया गया है, वोट हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे समर्थकों ने मुझे डाला, लेकिन गया वो बीजेपी, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस के लिए, हमें जानबूझ के हराया गया है। तो ऐसे असंतुष्ट नेताओं को बुला करके इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए, ठीक है, हम आपको पूरे 100% वीवीपैट के साथ मिलान कराएंगे, हम आपको संतुष्ट करेंगे, हम दिखाएंगे जहां जिस व्यक्ति ने वोट दिया है वही वोट आपको मिला है या फिर नहीं मिला है, पूरा काउंट कराएंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या करना चाहिए, 15 लाख रुपए की सिक्योरिटी लेनी चाहिए, जो कि रिफंडेबल तभी होगी जब इलेक्शन कमीशन गलत साबित होगा। प्लस वो 25 लाख रुपए ऊपर से वो ले जो पूरे इस काउंटिंग प्रोसेस में काम आने वाला है। सीसीटीवी कैमरा, खाना पीना सब कुछ होगा, है ना, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ लगती है ना, सारे ऑफिसर्स आएंगे, उन सबकी तनख्वाह एक दिन की भी लगती है, तो सारा वो कैंडिडेट अपने जेब से दे। तो 25 + 15 कितना हो गया, इतना पैसा इलेक्शन कमीशन रखे, काउंटिंग कराना शुरू करे। अगर काउंटिंग में बात सही निकलती है तो आपका 20 लाख तो गया, 25 लाख तो गया ही गया, आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है 15 लाख वो तो गया ही गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्शन कमीशन के मजे फंड बढ़ गया उनका। देखिए दूसरा सिनेरियो ले लीजिए, अगर वो कैंडिडेट अगर जीत जाता है तब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, तो बस इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तो चार्जेस लगने चाहिए ना, तो ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, 15 लाख सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन दे, 20 लाख 25 लाख रुपए जो इन्होंने लिए थे कैंडिडेट से वो इनको देगा। दूसरी बात, खुद अपनी जेब से एक दिन की जो तनख्वाह है जो ऑफिसर्स की, वो सब उस कैंडिडेट को दे देगा, बात बराबर। इलेक्शन कमीशन चाहे तो ऐसा कर दे, बहुत बेहतर हो जाएगा, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो धांधली को लेकर के जो सवाल उठाए जाते हैं ताकि लोगों को जो बरगलाया जाता है अलग अलग बातों को करके, तो उस पर कुछ लगाम लगाने की कोशिश की जाए। अगर इलेक्शन कमीशन गलत साबित तो पैसा दे, अगर इलेक्शन कमीशन अपने आप में बिल्कुल सही साबित हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन को उस व्यक्ति को पकड़ लेना चाहिए, है ना, और कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए कि भैया इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है और कठोर पेनल्टी और दंड हम लोग इनको देंगे। तो फिलहाल ये कुछ छोटे मोटे सजेशंस हैं जिससे अगर आप लागू करेंगे ये बेहतर है, तो आने वाले वक्त में लोकतंत्र में थोड़ा सा भरोसा बना रहेगा, लोगों को बरगलाएंगे ये लोग नहीं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए YouTube और पेटीएम मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।